रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर.के. सिंह। जैसा कि हम लोग का विश्व भूगोल का सीरीज चल रहा था, इसी विश्व भूगोल के सीरीज में हमने उत्तर अमेरिका को कंप्लीट किया। आज का विषय मेरा रहेगा दक्षिण अमेरिका, यानी आज हम विश्व के 1/3 भूभाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर अमेरिका का अध्ययन हमने पहले कर चुका हूं। आज दक्षिण अमेरिका का अध्ययन करने वाले हैं। दक्षिण अमेरिका के अध्ययन करने से पहले हम आपको बता दें कि किसी भी देश से महादेश को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी भूभौतिक रचना को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन भूभौतिक रचना से काफी प्रश्न पूछा करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, समय का बर्बाद किए बिना दक्षिण अमेरिका को। आप लोग अगर बैठे हैं तो पेन पेपर लेके बैठेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे चित्रण करेंगे वहाँ पे बहुत जरूरी होगा कि आप दक्षिण अमेरिका को किस प्रकार आप ड्रॉ करेंगे और एक एक पॉइंट को आप वहाँ पे नोटिस करते चले जाएंगे, तो आपको समझना आसानी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दक्षिण अमेरिका। देखिए, दक्षिण अमेरिका बनाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक आभासी रेखा खींच लेंगे। ये खींच लिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, एक ऐसे खींचना है, दूसरा ऐसे खींचना है, फिर आप यहां से इसको ऐसे करेंगे और इस तरह से बना देंगे। ये आपका दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में ये आपका 0 डिग्री अक्षांश। आपको याद होगा कि 23.5 डिग्री अक्षांश मैक्सिको से पास कर रहा था, 0 डिग्री अक्षांश दक्षिण अमेरिका से पास करेंगे। अगर यहां 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अगर अक्षांश है, तो इसके जस्ट नीचे में आपका 23.5 डिग्री अक्षांश होगा। 23.5 डिग्री 7 अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो उत्तर अमेरिका में था, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, थोड़ा सा इसे पढ़ने से पहले हम इसके कुछ फिजिकल फीचर को जान ले। हम जब पृथ्वी के विस्फोट की घटना पढ़ रहे थे, तो वहां पढ़ रहे थे जब पेंजिया में विस्फोट हुआ तो कई मेजर और कुछ माइनर द्वीप समूह बने थे। उसी मेजर द्वीप समूह में एक द्वीप समूह ये भी था। और देखिए, चूंकि ये 0 डिग्री के दक्षिण में है, इसका अर्थ ये है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में, ज्यादा भूभाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो स्वाभाविक सी बात है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, जो उत्तर अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग है, पहला बात। दूसरी बात यहीं पे, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा, इसे हम लोग विषुवत रेखा और इसे हम मकर रेखा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा और मकर रेखा पास करेगी, तो दूसरा बात हो गया। तीसरा, अब आगे चलेंगे, ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी महाद्वीप यही है, यानी दक्षिण अमेरिका। आगे की बात करेंगे, देखिए इसका आकार आप एक त्रिभुज के आकार का है, देखे होंगे, इसी को उल्टा त्रिभुज है। तो आपसे पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप त्रिभुजाकार आकृति का है? क्योंकि प्राइमरी के टीचर बनेंगे तो वहां पे बच्चों को आकृति का ज्ञान तो देना ही है। तो यहाँ मैथ के दृष्टिकोण से भी और ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, ये त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुजाकार। तो दक्षिण अमेरिका की आकृति त्रिभुजाकार है। क्यों? हम इससे जुड़े कुछ और सवाल पढ़ ले।
जैसे हम लोग पढ़े थे उत्तर अमेरिका में तीन मुख्य भूमि में तीन देश हुआ करता था। उत्तर अमेरिका के मुख्य भूमि में तीन देश जैसे कि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको था। तो वहीं इसके कुछ करीबियाई द्वीप समूह भी थे। जैसे हम बहमास पढ़े थे, बर्मुडा पढ़े थे, बारबाडोस पढ़े थे। फिर हमने वहाँ हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा के बारे में पढ़े थे जो उस देश से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस देश के मुख्य भूभाग में भी, इस देश के मुख्य भूभाग में भी आपको 13 देश मिलेंगे। 13 देश, यानी उत्तर अमेरिका में 13 कुल देश हैं। और इस 13 देशों में सबसे जो बड़ा देश है, सबसे बड़ा, दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं। और ये 13 देशों में दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा जो देश है उसे हम लोग ब्राजील, ये है ब्राजील, इसे हम ब्राजील कहते हैं, ये ब्राजील है। ये भूभाग जो है आपका ब्राजील है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस 13 देश में ब्राजील की सीमा 2 को छोड़ करके शेष 10 देश से लगती है। यानी अब आप तो प्रश्न तो कुछ बनता ही है कि वो कौन सा 2 देश है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। तो एक है यहाँ पे इक्वाडोर, एक इक्वाडोर है। और ये जो है एक, इसे हम लोग चिली कहते हैं। तो 2 ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका में जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है, यानी वो देश है इक्वाडोर और चिली। वहीं 2 लैंडलॉक्ड कंट्री भी है। अब आपको बताए थे पहले, लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है? ऐसा देश जिसकी एक भी भूभाग की, कोई भी भूभाग जलमंडल से ना लगता हो। यानी 2 देश तो यहाँ भी है, जैसे कि एक आपका पराग्वे और एक है बोलिविया। एक है आपका पराग्वे, यहाँ है पराग्वे और यहाँ है आपका बोलिविया, बोलिविया और ये है पराग्वे। 2 देश है, पराग्वे और बोलिविया 2 देश है जो दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो क्लियर होगा दक्षिण अमेरिका के लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में। दूसरी बात आपको ये भी समझ में आता होगा कि यहाँ से तो मकर रेखा और विषुवत रेखा भी पास करती है। यहाँ से मकर रेखा और विषुवत रेखा भी पास करती है। तो कौन कौन सा वो देश है जहाँ से मकर रेखा पास करती है, कौन कौन सा वो देश है जहाँ से विषुवत रेखा पास करती है? तो देखिए, ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जिसे मकर रेखा कहते हैं। और जब मकर रेखा कहते हैं तो यहाँ से जो पास होने वाले हैं उस देश का भी नाम हम लोग पढ़ ले। जैसे कि कैप बी, कैप बी, आप इसको याद रखेंगे। मकर रेखा पश्चिम से पूर्व हम सजा रहे हैं, CAP, कैप, या कैप बी कह सकते हैं इसको। C से चिली, A से अर्जेंटीना, P से पराग्वे और B से आपका हो गया ब्राजील। यानी 4 देश है जो मकर रेखा पर है। यानी मकर रेखा ब्राजील के 4 देशों से पास करती है। C4 चिली, A4 अर्जेंटीना, C4 चिली, A4 अर्जेंटीना, P से आपका ये पराग्वे और B से ब्राजील। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि विषुवत रेखा से 4 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और वो भी पश्चिम से पूर्व हम सजा रहे हैं। आप ये भी याद रखेंगे, ये पूर्व से पश्चिम है, ये पश्चिम से पूर्व है। तो CAPB, कैप बी देश मकर रेखा पर है, वो ब्राजील के हैं। कौन कौन सा? चिली, अर्जेंटीना, आपका P से पराग्वे, B से ब्राजील। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब विषुवत रेखा से कौन कौन सा देश पास करता है हम थोड़ा वो भी देख ले।
देखिए, एक तो आपका ये इक्वाडोर, ये इक्वाडोर आपका, एक चीज तो और रहेगा, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो आप याद रखेंगे ये इस तरह से होगा, इक्वाडोर, इधर जो है आपका वो कोलंबिया है और ये आपका ब्राजील हो गया। तो विषुवत रेखा से 3 महादेश, पहले तो इक्वाडोर, फिर आपका कोलंबिया और तीसरा आपका ब्राजील। ये 3 देश विषुवत रेखा पे हैं, यानी विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से पास करती है, जिसका नाम है इक्वाडोर, इक्वेटर से पास करती है इक्वाडोर, नाम इसी से पड़ा, कोलंबिया और ब्राजील। एक बात और याद रख लीजिए, कोलंबिया ही एकमात्र ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का, कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जिसकी सीमा 2 महासागर से लगती है। कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जिसकी सीमा 2 महासागर से लगती है। वो 2 महासागर कौन सा है? ये इस साइड अटलांटिक महासागर, अगर आपको याद हो तो आप याद रखे होंगे, और इस साइड प्रशांत महासागर। यानी 2 महासागरों से सीमा लगने वाली एकमात्र देश है, वो है कोलंबिया, जिसकी 2 महासागर से सीमा लगती है। वो पहला महासागर आपका अटलांटिक और दूसरा आपका प्रशांत महासागर। क्योंकि हम आपको बता दें कि इस दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग अटलांटिक महासागर का है, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग अटलांटिक महासागर का है, तो वहीं दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग प्रशांत महासागर है, और इधर दक्षिण महासागर है। तो हम इसके बाउंड्री से भी रूबरू हो गए होंगे कि दक्षिण अमेरिका 3 महासागरों से घिरा है। इसके पूर्व में आपका हो गया कौन सा? अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिम में हो गया प्रशांत महासागर, और इसके उत्तर में हो गया दक्षिण सागर। हम जिस पास सागर में पढ़े थे उस पास सागर में 3 तो उससे घिरा था और ये 3 इससे भी घिरा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार और इससे जुड़ा कुछ आइलैंड पढ़ लेते हैं। आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है, यूके का पार्ट है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड द्वीप जो है, जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में अवस्थित है, फॉकलैंड द्वीप। वो फॉकलैंड द्वीप यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। अब आपको जान के आश्चर्य होता होगा कि कहाँ यूरोप और कहाँ दक्षिण अमेरिका। जब कॉलोनाइजेशन का ये चल रहा था, उपनिवेशीकरण चल रहा था, उस समय ही ये फॉकलैंड द्वीप ब्रिटेन ने युद्ध के माध्यम से अपने कब्जे में ले रखा था, और आज भी ये ब्रिटेन का पार्ट है। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे इसका अब हम चर्चा करेंगे। नई चर्चा में रहेगा ये द्वीप। यहाँ पे कुछ द्वीप समूह है, इसका नाम है गैलापागोस द्वीप। ये गैलापागोस द्वीप जो है इक्वाडोर का भाग है। गैलापागोस द्वीप जो है इक्वाडोर का भाग है। यही वो जगह है जहां पे डार्विन ने अपनी रिसर्च को अंजाम दिया था। डार्विन का जितना भी रिसर्च हुआ था इसी गैलापागोस द्वीप समूह पर हुआ था, और यही गैलापागोस द्वीप समूह रिसर्च के लिए काफी प्रसिद्ध रहा। आज भी इतिहास में से वही अलग से पढ़ा जाता है कि इक्वाडोर का एक द्वीप समूह है गैलापागोस, जिस पर डार्विन ने रिसर्च किया था। तो आपको याद रहेगा। और यही गैलापागोस द्वीप ये भी विषुवत रेखा पर है। बड़ी थोड़ी सी समझ की विकसित करने के लिए भी जरूरी था। चलिए 13 देश में हमने कुछ देश यहाँ पर है, कुछ देश वहां पर लिए। सबसे बड़ा देश आपको ब्राजील समझ में आ गया होगा।
आप लैंडलॉक कंट्री समझ लिए कि यहाँ की 2 लैंडलॉक कंट्री है, एक तो बोलिविया, दूसरा पराग्वे। आप ये भी देख लिए कि मकर रेखा इस देशों से पास करती है जिसका नाम है चिली, अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे और ब्राजील। वहीं आप ये भी जान लिए कि विषुवत रेखा 3 देशों से पास करती है, उसका नाम है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इसी तीनों देशों से विषुवत रेखा पास करती है। एग्जाम में पूछ लेता है पश्चिम से पूर्व सजाइए। दक्षिण अमेरिका के देशों को जो विषुवत रेखा पे है उसे पश्चिम से पूर्व सजाएं। जब आप इस बातों को देखे रहेंगे, इस मैप को देखे रहेंगे, सहजता से बना लेंगे। लेकिन आप इस चीज़ों को रटे रहेंगे तो आपको ये आइडिया भी नहीं होगा कि इक्वाडोर पश्चिम में है या पूर्व में है, अब ब्राज़ील पश्चिम में है या पूर्व में है। लेकिन आप इस डायग्राम को देखे होंगे तो आपके अंदर से एक मन और मस्तिष्क में एक चित्र तो जरूर अंकन हो गया होगा कि ब्राज़ील ऑब्वियसली पूर्व में होगा और इक्वाडोर इसके पश्चिम में है। वहीं अगर आप इस चित्रों को थोड़ा देख रहे होंगे तो थोड़ी सी और समझ विकसित हो गई होगी। जैसे कि चिली आपका पश्चिम में है, ये जो पार्ट हम दिखा रहे हैं आपको, ये चिली का पार्ट है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं वो चिली का है। तो ये आम एक क्या था, इंट्रोडक्शन था आपके लिए दक्षिण अमेरिका का। मेरे ख्याल से दक्षिण अमेरिका के जो सामान्य परिचय था, इस परिचय से आप बहुत रूबरू हो गए होंगे और इतना परिचय पर्याप्त है इस महादेश को जानने के लिए। आप याद रखेंगे जब भी आप प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक शिक्षक बनने वाले हैं तो आपके अंदर सोचने का नजरिया, बच्चों को ध्यान आकर्षित करने का नजरिया, वो आपके अंदर विकसित करना होगा। और विकसित करने के लिए जब आप किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो उस विषय के अंदर डूबना पड़ता है, यानी उस विषय से एक संबंध स्थापित करना पड़ता है, अपने आप को जोड़ना पड़ता है। जब आप उस विषय से अपने आप को जोड़ेंगे तो विषय सहजता से आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। अगर आप और विषय के बीच थोड़ी सी गैप बनी रहेगी तो निसंदेह हम कहेंगे कि ऐसे चीज़ों को आप अपने अंदर समाहित तो नहीं कर सकते हैं। तो विषय को पढ़ने के नज़रिया से नहीं, विषय को जीने के नज़रिया से पढ़िए तो मेरे ख्याल से शिक्षण व्यवस्था और आसान हो जाएंगे। अगर आप लोग लंबा समय से अगर इससे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का अनुभव जरूर करते होंगे, और जो इनसे थोड़ी सी गैप मेंटेन कर रखे होंगे उनके लिए थोड़ा सा सहज होना स्वाभाविक तो नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को सहजता महसूस करवाने के लिए आप इन विषयों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जब आप इन विषयों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, मेरा अपना विश्वास है कि आप अछूता नहीं रहेंगे। आप जो देख रहे हैं ना, इसे देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो आज हम मेरा परिचय तक रहते हैं, जो मेरा इसका दूसरा खंड है, जिसे कि हम आपको बताए थे आगे की राह की। तो आज मेरा दक्षिण अमेरिका का परिचय खत्म है, जो एक आम परिचय होना चाहिए, जो सामान्य परिचय होना चाहिए, क्योंकि कई बार परिचय से तो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसका दूसरा खंड यानी आगे की राह की बात करते हैं, जिसे हम फिर से पढ़ें। चलिए, तो आज चर्चा का अगला विषय मेरा रहेगा आगे की राह। आगे की राह में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग साइंस सीरीज में थे, आगे की राह में, तो क्यों ना साइंस सीरीज से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न को पढ़ ले। यानी प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक बहुलक आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। फिर दूसरा, आप पौधे में 2 उत्तक हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। देखिए पौधे का जो 2 उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम, अगर आपका पौधा है, आप इस चीज को देखें ध्यान से,
अगर ये पौधा है तो पौधा में देखिए भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता तो होती होगी, तो पौधा में जल का परिवहन करने का काम जाइलम का होता है। और याद रखिएगा, जाइलम जल का परिवहन तो करेगा लेकिन वो नीचे से ऊपर की ओर करेगा। तो पौधा में जाइलम उत्तक का काम क्या है? जल का परिवहन करना। पौधे में जाइलम उत्तक का काम क्या है? जल का परिवहन करना। जैसे ये मिट्टी से जो खनिज लवण और जल होते हैं इसे जाइलम अवशोषित करते हैं और पौधे के सारे भागों में पहुंचा देते हैं। लेकिन वही जो पौधा का किचन है, यानी जो पत्ती है पौधा का, जिसे हम किचन कहते हैं, यानी खाना बनाने का जो घर है उसका वो पत्ती है। तो पत्ती से जो बना हुआ खाना को, बने हुए भोजन को, यानी कार्बोहाइड्रेट को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाने का जो काम करता है वो काम होता है फ्लोएम का, यानी भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम, और जल यानी पानी का जो परिवहन करने का काम होता है जाइलम का। तो दो चीज आपको क्लियर हो गया होगा, प्राकृतिक बहुलक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं। पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है। 7 के इस साइड जाइएगा तो आपको क्षारीय, और 7 के इस साइड जब आइएगा तो वो आपका अम्लीय हो जाते हैं। यानी 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा। यानी आपसे पूछ दे जो अगर किसी विलेन का पीएच मान 5 है वो क्या है, तो आप कह देंगे अम्लीय। किसी विलेन का पीएच मान 8 है तो निसंदेह वो क्षारीय होगा। तो ये आगे की राह में कुछ साइंस के 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो हम रेगुलर करते हैं, आज भी किए। और रह गई समसमायिकी का, तो समसमायिकी से जुड़े आपको 1-2 चीज बता दूं। जैसे कि बिहार का एकमात्र फ्लोटिंग सोलर पार्क दरभंगा के कादराबाद में है। याद रखें, बिहार का एकमात्र फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है वो बिहार के दरभंगा कादराबाद में है। तो एक जीके ये भी है। दूसरा आपको बता दे कि जैसे कि दो चीजों से आप समझ रहे होंगे। समसमायिकी का दूसरा विषय ये है, पहला तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दरभंगा का जो एकमात्र बिहार का एकमात्र सोलर फ्लोटिंग पार्क जो है दरभंगा के कैदराबाद में है। तो वहीं हम दूसरा चीज पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको 10 रुपया पर जो 10 रुपया का नोट आता है, कई बार इससे भी प्रश्न ले लेते हैं। 10 रुपया के नोट पर किसका चित्रांकन है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे गंग वंश के शासक ने बनाया था उसका चित्र 10 रुपया के नोट पर अंकन है। और कई बार जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको ये भी पूछ लेता है जो इसका कलर कैसा होता है। तो आप याद रखेंगे 10 रुपया का नोट का जो कलर होता है वो चॉकलेट ब्राउन होता है। चॉकलेट ब्राउन कलर होता है। 10 रुपया का नोट का जो कलर होता है वो चॉकलेट ब्राउन होता है। अब आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि 20 रुपया कलर कैसा होता है, और 20 रुपया कलर अगर आपको याद है तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि इस पे किसका चित्रांकन है। तो 20 रुपया का जो है नोट है, इस पे एलोरा का गुफा, एलोरा की गुफा का अंकन है। एलोरा का गुफा ये 20 रुपया के नोट पर इसका अंकन है। और इसका कलर जो होता है वो हरित पीला है, हल्का सा हरा है और हल्का सा पीला है, तो इसे हरित पीला कहते हैं। फिर 50 रुपया का नोट, 50 रुपया के नोट पर किस चीज का अंकन होता है? तो आप याद रखेंगे हम्पी के पत्थर पर, या हम्पी के पत्थर से बना रथ, आप इसको याद रखेंगे। हम्पी के पत्थर से बना रथ का चित्र है किस पे? 50 रुपया के नोट पे। और इसका जो कलर होता है उसे कहते हैं फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट
ब्लू, ये है आपका। तो मेरे ख्याल से समसामयिक का विषय तो खत्म हो गया होगा। तो आज मेरा दक्षिण अमेरिका का परिचय, आगे की राह में कुछ प्रश्न और कुछ समसामयिक के जुड़े मुद्दे हमने पढ़े, और ऐसे मुद्दे पढ़े जो व्यवहारिक था, सहज था, और जो आमतौर पे कई बार एग्जामिनेशन ये बात चेक करने जाता है कि आप जब नोट का यूज करते हैं तो आप इसे देख पाते हैं, सही से दिखने का नजरिया कैसा होता है। तो जब आप जो भी चीज़ों को देखिए, क्योंकि जहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात आती है ना, वहाँ पे आपको इस तरह के कैसे कई भी प्रश्न पूछ लेते हैं, अब आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि भाई ये भी प्रश्न हो सकता था। तो अवेयरनेस में सिर्फ आपको अवेयर करने के योग से पूछा जाता है, उस व्यू से पूछा जाता है कि आप अवेयर हैं कि नहीं। तो आज मेरी कक्षा यहीं तक रहेगी, आगे की कक्षा फिर से हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बता दें कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन समय मिलता रहे। और ये सीरीज चल रहा है, हम प्रयास करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से आपको सारा चीज़ मिल जाए जो आपके सफलता की राह में अगर रुकावट बन रहे हो, उसको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। हमारा पूर्ण कोशिश होगा कि आप अपने अटेम्प्ट को बर्बाद न करें। आप अपने अटेम्प्ट को, जो 3 अटेम्प्ट मिला है आयोग की ओर से, हम चाहेंगे कि आप एक ही अटेम्प्ट में इस परीक्षा को कंप्लीट कर ले। और हमारे ओर से जो सहयोग हो आपके लिए, हम वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, या वो इस सीरीज के माध्यम से हो, फिर रीजनिंग का सीरीज भी होगा, मैथमेटिक्स का भी सीरीज होगा। सारा सीरीज आपको 1 बाय 1 करके हम पढ़ाएंगे यहीं पे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अगर आपको इस कक्षा का PDF भी चाहिए, हैंड नोट, जो कक्षा हम आप आज पढ़ाए हैं, इसका एक हैंड नोट भी आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम रिसर्च ग्रुप ऑफ BPSC से आप जुड़ के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आपको जो सहजता महसूस हो वो 8789221523 से जुड़ कर आप PDF हमसे ले सकते हैं, वहाँ से आपको PDF दे देंगे। प्रयास करेंगे आप कि अधिक से अधिक बातों को पढ़े। इन्फॉर्मेशन से अच्छा है कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करें, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे आप जो भी पढ़ेंगे कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, तब आपका सिलेक्शन संभव होगा। धन्यवाद।